Hello everyone, welcome or welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। छिंगियों को ऑलरेडी महसूस हो रहा होता है कि अब वो लोग दोबारा गेम में एंटर होने वाले हैं, जैसे उसके अंदर कहीं पहले से इंट्यूशन जाग चुकी हो। आंखों में आंसू लिए वो दिल ही दिल में चुनियों से माफी मांगती है। जुबान से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके अंदर गिल्ट और पछतावा दोनों भर चुके होते हैं। फिर वो खुद को एक ऐसी जगह पाती है जो सफेद धुएं और अंधेरे से भरी होती है। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा, बेचैनी और खौफ होता है। छिंगियों बहुत डर जाती है। इसी अंधेरे में वो खौफनाक औरत दोबारा सामने आती है और छिंगियों से पूछती है कि क्या वो चुनियों को बचाना चाहती है। छिंगियों का जवाब दिल से निकलता है, हाँ, वो चुनियों को बचाना चाहती है। लेकिन उस औरत का अगला स्टेप और भी ज्यादा डार्क होता है। वो एक डैगर निकालती है और कहती है कि अगर चुनियों को बचाना है तो छिंगियों को अपने दोस्तों के ग्रुप से किसी एक को खत्म करना होगा। और बस इतना ही नहीं, वो छिंगियों को धमकाती भी है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो कुछ भी हो सकता है और चुनियों की जान भी जा सकती है। यानी छिंगियों को सीधा उस पॉइंट पर धकेल दिया जाता है जहां उसे अपनी मोरालिटी और अपनी ऑब्सेशन के दरमियान चूज करना पड़ता है। अब सीन डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है गेम में। वो आसपास देखती है। गेम में सब लोग छिंगियों को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, उसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन छिंगियों के दिमाग में सिर्फ वो बातें चल रही होती हैं। ये सब उसके क्लासमेट्स हैं, वही लोग जिनके साथ उसने डर, कंफ्यूजन और सर्वाइवल शेयर किया है। इसलिए उसका हाथ फौरन नहीं उठता। उसके दिल में हेजिटेशन होती है, लेकिन फिर वो डैगर पकड़कर छियांग की तरफ बढ़ने लगती है। छियांग को भी फील हो जाता है कि छिंगियों का बिहेवियर नॉर्मल नहीं। सब लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। वो मोमेंट इतना ऑकवर्ड और डेंजरस होता है कि किसी को समझ नहीं आता अगला सेकंड क्या लाएगा। इसी बीच गाओ शुआन और चुनियों दोनों को पिछला गेम याद आता है, जिसमें इन सब का टास्क था एविल स्पिरिट को एलिमिनेट करना। तो उसे अंदाजा होता है कि इस लेवल का प्रिंसिपल सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ है, यानी गेम किसी से कुर्बानी चाहता है। उधर छियांग हमेशा की तरह सिचुएशन को और गर्म कर देता है। छिंगियों को प्रोवोक करने लगता है, जैसे उसे खुद भी समझ ना आए कि वो जानबूझकर आग लगा रहा है या बस अपनी आदत से मजबूर है। छिंगियों के दिमाग में फौरन वो विच वाली आवाज गूंजती है जो उसे बार बार वीक और यूजलेस कहती रहती है। उसे बचपन से हुई बुलिंग याद आती है, वो सारी बातें जो उसे छोटा, कमजोर और डिपेंडेंट महसूस कराती थी। वो सब बातें उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रही होती है। अब उसे कोई प्रोवोक करे, ये वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। उसका गुस्सा और ब्रोकन ईगो मिलकर उसे और अनस्टेबल बना देते हैं। उसे अब उन सब की जगह वो लोग दिखने लगते हैं जो उसे कॉलेज में बुली किया करते थे। उसकी आईज बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और वो बस छियांग पर हमला करने ही वाली होती है। चुनियो ये सब समझ लेती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि छिंगियो जिस इमोशनल ट्रैप में फंसी है उससे सीधा निकलना मुश्किल है, तो वो उल्टा रास्ता चूज करती है। वो छिंगियों को समझाने के बजाय जानबूझकर उसे प्रोवोक करना शुरू करती है। उसे सेल्फिश कहती है और उस पर इमोशनली प्रेशर बनाती है। बाहर से लगता है जैसे वो और प्रोवोक कर रही हो, लेकिन असल में वो छिंगियों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही होती है और ये काम भी करता है। वो छियांग पे अटैक करने से रुक भी जाती है। छिंगियों उस वक्त पूरी तरह इमोशनल ब्रेकडाउन के करीब होती है। इसी हालत में चुनियों बहुत तेजी से अपना हाथ खोलती है और सीधा जाकर छिंगियों को गले लगा लेती है। ये हग कोई नॉर्मल हग नहीं होता, ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ चुनियों अपनी जान दांव पर रखकर छिंगियों के अंदर की टूट चुकी इंसानियत तक पहुँचना चाहती थी। लेकिन अनकॉन्शियस और अनस्टेबल हालत में छिंगियों डैगर चुनियों के जिस्म में घुसा देती है। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो चुनियों है, वो तो उसे वही बुली समझ रही थी। सब लोग देखकर स्टन रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सैड बात ये होती है कि जख्मी होने के बावजूद चुनियों छिंगियों को छोड़ती नहीं। वो उसे टाइटली होल्ड करके रखती है और कहती है कि छिंगियों एक बहुत काइंड इंसान है और बहुत हद तक उसकी तरह है, और कहती है कि वो भी हमेशा से अकेली अकेली रही है, जस्ट लाइक चुनियों।
लेकिन छिंग्यो बहुत काइंड है और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है, यानी छुन्यो उसे मोस्ट समझकर रिजेक्ट नहीं करती, वो उसके अंदर का वो हिस्सा देख लेती है जो इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद ऐसा हो गया था। छिंग्यो जैसे ही छुन्यो के मुंह से अपने आप को बेस्ट फ्रेंड सुनती है, वो होश में आ जाती है। जब उसे समझ आता है कि उसने छुन्यो को हर्ट कर दिया तो वो फौरन घबराकर समझाना शुरू करती है कि ये सब उसने नहीं किया, उससे करवाया गया था। वो कहने लगती है कि वो जो भी था वो छिंग्यो नहीं थी और कहती है कि वो ऐसी नहीं है। उसके लफ्जों में गिल्ट भी होता है, शौक भी और अपने आप से नफरत भी। छिंग्यो समझ ही नहीं पाती कि छुन्यो ने उसके लिए ये सब क्यों किया। तब छुन्यो बहुत सीधे लफ्जों में कहती है कि इस तरह हम लेवल क्लियर कर सकते हैं, तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझो, ये मेरा खुद का फैसला था। लेकिन छिंग्यो के लिए ये लाइन कुछ और बन जाती है। उसकी गिल्ट इतनी बढ़ जाती है कि जैसे ही वो सुनती है वो बिना एक सेकंड सोचे अपना ही गला काट लेती है। ये एक्शन इतना अचानक होता है कि सब लोग शॉक में रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप कैसे ले लिया, लेकिन उस एक सेकंड में छिंग्यो के दिमाग में वो सब मेमोरीज रिकॉल हो रही होती हैं, जब छुन्यो उसको बुली से बचाया करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। और उस मोमेंट में छिंग्यो के दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होती है। उसे लगता है कि हर बार वो छुन्यो के पीछे छुपी रही, छुन्यो पर डिपेंडेंट करती रही, लेकिन अब आखिरकार वो खुद सामने आई और छुन्यो को प्रोटेक्ट किया। उसे महसूस होता है कि शायद पहली बार वो वाकई ब्रेव बनी है और वो सबको सॉरी बोलती है और अब वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है। अब ये टास्क भी पूरा हो चुका था क्योंकि बैड एविल यानी कि जो छुन्यो को बनाया गया था वो एलिमिनेट हो चुकी थी। फिर रियल वर्ल्ड साइड पर छुन्यो और xiao qin होश में आते ही फौरन छिंग्यो को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस बात का डर था वो ही होता है, वो होश में नहीं आ रही होती। छिंग्यो बेजान सी होती है, जैसे वो कोमा में चली गई हो। इसी दौरान छुन्यो नोटिस करती है कि xiao qin उससे भी पहले छिंग्यो के पास थी और वो उठते ही परेशानी में छिंग्यो को उठा रही थी, जैसे वो कुछ जानती हो। छुन्यो बात कंफर्म करने के लिए दो दो कहकर xiao qin को बुलाती है और xiao qin का रिएक्ट करने से उसे पता चल जाता है कि दो दो असल में xiao qin ही है। अब छिंग्यो को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है। xiao qin छुन्यो को उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देती है। हॉस्पिटल में छिंग्यो के सिटी स्कैन की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके ब्रेन में कोई मेटल चिप है, जिससे उनका शक अब तो सच में बदल गया था। मतलब यही चिप उनके और गेम के बीच का लिंक है, तो शायद अगर चिप निकाल लें तो सब ठीक हो जाए। लेकिन इतने में काओ शुआन के पास एक थ्रेट कॉल आती है, उसी मिस्टीरियस आदमी की, जो साफ साफ उन्हें बोल देता है कि उन सबके दिमाग में चिप इम्प्लांट किए गए हैं और उनका शक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर निकलवाने की कोशिश करी तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। यानी कि चिप को सही तरह निकालने का रास्ता भी उसी कंपनी के पास है। और अगर छिंग्यो के साथ सब लोगों की कॉन्शियसनेस वापस चाहिए तो गेम को कंप्लीट करना होगा, और अगर ऐसा ना किया तो वो सबकी कॉन्शियसनेस छीन भी सकता है, वो भी हमेशा के लिए। जब छुन्यो सुनती है कि यांग पवन गेम से विथड्रॉ करना चाहता है तो वो फौरन अपोज करती है। उसका कहना होता है कि अब बात सिर्फ पर्सनल सेफ्टी की नहीं रही, अब दूसरों की जिंदगियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके कंधों पर है। काओ शुआन और छुन्यो दोनों का कहना है कि चिप निकलवाना खतरे से भरा है। उनका कहना है कि फिलहाल थोड़ी इन्वेस्टिगेशन इन सब के बारे में उन्हें छुप कर करनी चाहिए, तभी कोई नेक्स्ट स्टेप लेना ठीक होगा। यूं जज्बात में सब करना उनके दोस्तों को खतरे में डाल सकता है। पवन कहता है कि कॉल वाले आदमी ने सबको कंटिन्यू करने का कहा है, लेकिन दो उसको तो कोई नहीं जानता और वो गेम कंटिन्यू करे ना करे वो भी किसी को नहीं पता। जिस पर छुन्यो कह देती है कि वो गेम जरूर कंटिन्यू करेगी। अंकल लिन प्रैक्टिकल सोचते हैं, एक सिर्फ फोन कॉल से डर कर इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डालना एक गलत बात है। और सबसे बड़ी बात, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी फैमिली है, वो इस तरह ब्लाइंडली हीरोइक बनने के लिए रेडी नहीं होते। काओ शुआन छियांग को ढूंढता है और पूछता है कि क्या वो गेम कंटिन्यू करेगा। छियांग का पहला रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, अगर गेम इतना डेंजरस है तो फिर इसे कंटिन्यू करने का क्या पॉइंट। वो क्लियरली रेजिस्टेंट होता है। काओ शुआन उसे समझाता है कि अगर सब मिलकर नहीं लड़े तो शायद कोई भी जिंदा ना बचे। वो कहता है कि अगर उसका मूड बदले तो वो 3 बजे कैफेटेरिया में मिलने आ जाए। इस साइड छुन्यो जब छिंग्यो की माँ से ये सुनती है कि छिंग्यो का चाइल्डहुड से ही कोई भी दोस्त नहीं था सिवाय छुन्यो के, वो उसे अपनी बेस्टी मानती थी और हर जगह छुन्यो के साथ रहना चाहती थी, तो उसका दिल और भारी हो जाता है।
गेम स्टार्ट होने से पहले चिंग्यो एक अपोलॉजी लेटर छोड़कर गई होती है जो चुनियो को हॉस्पिटल आने से पहले उसकी डेस्क से मिला था। उस लेटर में वो चुनियो को बताती है कि कैट वाला वीडियो उसने ही अपलोड किया था। वो माफी मांगती है और साथ ही चुनियो का शुक्रिया करती है कि चुनियो ने उसे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया। चुनियो जब ये लेटर पढ़ती है तो वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है। उधर छियांग घर जाकर अपनी ग्रैंड माँ को मिलता है। ग्रैंड माँ आयोंग और हेयर का जिक्र करती हैं और ये सुनकर छियांग के दिल पर और बोझ पड़ता है। उसी वक्त वो अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो वो इतने पैसे जरूर जमा करेगा कि अपने दोनों दोस्तों का इलाज करवा सके और उन्हें जिंदा वापस ले आए। अब यहाँ कैंटीन में सिर्फ गाओ शुआन और चुनियो होते हैं। चुनियो गाओ शुआन से पूछती है कि क्या लोग गेम से विड्रॉ होने वाले हैं। गाओ शुआन कहता है कि छियांग का एटीट्यूड शायद टफ हो लेकिन बाकी लोगों में अभी भी होप है, यानी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ छियांग के लिए रियल वर्ल्ड की मुश्किलें भी कम नहीं होती। वो पवन के बाप से पैसे मांगने जाता है लेकिन पवन का बाप बहुत ही ग्रीडी इंसान है। पैसे वापस करने के बजाय उसे ही मार लगा देता है। सामने वालों की तादाद ज्यादा होती है तो छियांग कुछ नहीं कर पाता। अब जो लोग गेम कंट्रोल कर रहे हैं उनका नेक्स्ट टारगेट बनती है शू वैनिया। वो देखना चाहते हैं कि जो दोस्ती, जो सोशल बॉन्डिंग, जो इमेज लोगों ने बना रखी है वो कितनी सॉलिड है। एक दिन वैनिया यूनिवर्सिटी से गुजर रही होती है, म्यूजिक सुन रही होती है और क्रीपी बिल्डिंग के पास से निकलती है। अचानक हवा तेज चलती है, चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। वैनिया फौरन घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। यानी गेम का न्यू टारगेट अब वैनिया होने वाली है। वो एक जगह से अपना पैकेज लेती है। उसी टाइम उसके पास उसके भाई का मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि वैनिया का भाई बहुत मुश्किल से अर्निंग करता है डिलीवरी जॉब करके ताकि वैनिया की नीड्स पूरी कर सके। बट शायद वैनिया को ये सब अच्छा नहीं लगता। शायद उसे अपने भाई के छोटे मोटे काम करने से शर्म आती है। इसी बीच कैफेटेरिया में पवन अपनी सोच में डूबा होता है। वो कंफ्यूज है कि गेम में वापस जाए या नहीं। अगर विड्रॉ करे तो हो सकता है दो डेंजर में आ जाए। उसकी ये कंफ्यूजन देखकर शाओ जिन इनडायरेक्टली उससे बात छेड़ती है। वो सीधा नहीं लेकिन घुमाकर पूछती है कि क्या वो दो के बारे में सोच रहा है। पवन एक सेकंड को हिचकिचा जाता है और जवाब नहीं देता। उसे लगता है कि सियाओ चिन उस वक्त उसका दिल और गेम की सीरियसनेस समझ ही नहीं सकती। अब वो डॉर्म वापस आ जाती है और उसे चुनियो से पता चलता है कि उनके दिमाग में चिप्स इम्प्लांट किए गए हैं और अगर गेम कंटिन्यू नहीं रखा तो उनकी जान को खतरा है। यहाँ सियाओ छिन उसे कह देती है कि वो गेम कंटिन्यू करेगी। वैसे भी रियल लाइफ को ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं उसके लिए। और साथ ही चुनियो से कहती है कि उसका दो वाला सीक्रेट छुपा कर रखे। अब वैनिया बहुत सारे पैकेजेस उठा कर ला रही होती है। वो अपने रूममेट से मदद मांगती है लेकिन एज एक्सपेक्टेड कोई उसकी मदद नहीं करता। कुछ टाइम बाद सियाओ छिन फिर पवन के पास आती है और उसे एक शर्त लगाती है कि अगर उसने एक गोल किया तो पवन को उसके सवालों का जवाब देना होगा और वो हारी तो वो उसे अकेला छोड़ देगी। लेकिन वो बहुत आसानी से गोल कर लेती है और अब वो उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। वो दो के लिए वरीड होता है कि गेम बहुत डेंजरस है, उसे खतरा हो सकता है, लेकिन वो दो को अकेला गेम में नहीं छोड़ सकता और उसे छिंगियो की जान भी बचानी है। सियाओ छिन कह देती है कि इसमें इतनी नैगिंग करने वाली क्या बात है, गेम में जाओ और उसे प्रोटेक्ट करो। उसकी बातों के बाद वो खुशी खुशी डिसाइड करता है कि वो गेम में जाकर दो को प्रोटेक्ट करेगा। इस साइड अंकल लिन को भी कैफेटेरिया में छिंगियो की फिक्र हो रही होती है। उन्हें हर स्टूडेंट में बस छिंगियो ही दिख रही होती है के बारे में फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं और फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो गेम कंटिन्यू करेंगे। इधर एक और पैरेलल क्राइसिस चल रही होती है। छियांग गुस्से और मजबूरी में पवन को ही किडनैप कर लेता है। उसका प्लान होता है कि पवन के बाप से पैसे निकलवाए जाएं क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के लिए पैसों की डेस्परेटली जरूरत है। वो पवन को बताता है कि उसने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि उसका बाप पैसे खा गया और उसका अपना भाई मरने के करीब है। उसे अपने घर वालों को जवाब देना है। इंटरेस्टिंगली पवन उस मोमेंट में पूरी तरह टूटकर चीखने के बजाय कोऑपरेट करता है जैसे वो भी अपने बाप की हरकतों को जानता हो। पहले छियांग उसे कॉल करता है लेकिन उसका बाप फोन कट कर देता है। फिर पवन छियांग के साथ मिलकर अपने बाप को ट्रिक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बाप कॉल को सीरियस ही नहीं लेता, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखकर छियांग और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है
और पवन पर हाथ उठाने के करीब आ जाता है। तभी काओ शुआन का कॉल आता है। चियांग कॉल उठाता है और उसे पवन का बाप समझकर काओ शुआन को थ्रेटन करने लगता है और उसको रिलीज करने के पैसे मांगता है। जगह और टाइम भी बता देता है। काओ शुआन फौरन समझ जाता है कि पवन को चियांग ने किडनैप किया हुआ है। सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। वो लोग बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक बैंक कार्ड छुनियों को दे देता है कि अगर इमरजेंसी हो तो यूज कर लेना, और खुद वो लोग अंदर नेगोशिएट करने चले जाते हैं। इसी वक्त छुनियों की नजर पड़ती है एक आदमी पे जो उसे थोड़ा डॉक्टर जिया जैसा लगता है। फिर काओ शुआन अंकल लिन के साथ चियांग और पवन को ढूंढने पहुंच जाते हैं। अंदर से आवाजें आ रही होती हैं जैसे चियांग पवन को पीट रहा हो, लेकिन अंदर जाते ही पता चलता है कि वो लोग सौना में हैं और चियांग तो उसके साथ मसाज करवा रहा है। इसी बीच हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर जिया अपने किसी डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं कि उसे जबरदस्ती तियांची कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल भेजा गया था। अब काओ शुआन दोनों को सेफ देखकर वो उन्हें बाहर बुला लेता है। चुनियो काओ शुआन से कहती है कि वो बैंक कार्ड चियांग को दे दे जिसमें उन सब ने आयोंग के इलाज के पैसे मिलकर जमा किए थे ताकि पहले उसके दोस्तों की हेल्प हो सके। ये सुनकर चियांग थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है। उसे फील होता है कि उसने अपनी पर्सनल मुसीबत में सबको अननेसेसरीली घसीट लिया और आयोंग और हेयर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही पवन के साथ ये सब करने पर वो शर्मिंदा भी होता है। इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है। अब पवन और अंकल लिन भी चले जाते हैं। काओ शुआन छुनियो को बताता है कि उसे लगता है उसने भी डॉक्टर जिया और एक अलग मिस्टीरियस आदमी को देखा था। चुन्यू भी बताती है कि उसने भी एक डॉक्टर जैसे एक आदमी को देखा था। इसी बीच वो दोनों नोटिस करते हैं कि कोई गेट के पीछे उन पर पीक कर रहा है, लेकिन उनके हाथ में आने से पहले ही वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ वेनिया अपने पार्सल को खोलती है जिसमें से एक वो ही 19 फ्लोर गेम का हेडसेट निकलता है। यहाँ पवन फाइनली अपने बाप के सामने खड़ा होता है और कहता है कि पैसा वापस करो। उसका बाप गुस्से में आकर उसे मारने तक को तैयार हो जाता है और एक थप्पड़ मार देता है। बात आगे बढ़ने लगती है। पवन फाइनली जाके अपनी शिकायत अपने बाप को बताता है कि पूरी जिंदगी कभी उसने पवन की केयर नहीं की और ना ही उसकी चीजों और मैटर्स पर ध्यान दिया। उसके लिए हमेशा से पैसे सबसे इम्पोर्टेंट रहे, और कहता है कि अगर वो पैसे वापस नहीं करेगा तो पवन उसको अपना बाप नहीं मानेगा। मिस्टर यान गुस्सा हो जाते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। इतने में चियांग भी यहाँ आ जाता है और पवन को बचाता है, उसके लिए लड़ता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं। अब चियांग पवन को अपने साथ यूजुअली जिस जॉब पर जाता था वहाँ ले जाता है। अचानक चियांग को अपने बॉस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि यांग पवन के बाप ने पैसे वापस कर दिए हैं और इसी खुशी में चियांग को उसका शेयर और ऊपर से 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। चियांग खुशी से शॉक हो जाता है, पवन को एक किस करता है और बताता है कि उसके डैड ने पैसे रिटर्न कर दिए हैं। उसको भी यकीन नहीं आता, यानी इतनी देर से जिस चीज के लिए चेस, फाइट और किडनैपिंग तक हुई वो अचानक सॉल्व हो जाती है। अब चियांग यहाँ पवन से वादा करता है कि आज के बाद से वो पवन का बड़ा भाई है और उसकी बेस्ट बडीज की लिस्ट में आ गया है और उसकी कोई भी प्रॉब्लम ठीक करना चियांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस साइड कैफेटेरिया में काओ शुआन चुनियो को एक इम्पोर्टेंट क्लू देता है। वो कहता है कि डॉक्टर जिया के साथ एक और आदमी भी था, उसके हाथ पर एक मोल था और काओ शुआन को पता नहीं क्यों ये मोल देखा देखा लग रहा था। अब तक चियांग और पवन भी यहाँ आ चुके होते हैं और दोनों डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो गेम कंटिन्यू करेंगे। दोनों बिल्कुल बेस्ट बडीज की तरह आए थे। पवन तो प्राउडली हर किसी को बता रहा होता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। एक छोटा लेकिन बहुत प्यारा सीन फिर आता है। पवन अपने बाप के लिए रोस्टेड स्क्यूअर्स लेकर जाता है। उसका बाप पहले तो यूजुअल एटीट्यूड दिखाता है, टफ बनता है, एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे ही पवन जाता है उसका बाप अपने दोस्तों को अपने बेटे की खरीदी हुई स्क्यूअर लेने से मना कर देता है, जिससे वो बहुत प्राउड हो। वो फौरन पॉजिटिव हो जाता है और अब अपना गेम तक छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जैसे कोई उसका खाना छीन लेगा।
ये सीन फनी भी है और टचिंग भी। इधर वेनिया की लाइफ का भी असली चेहरा सामने आता है। बाहर से ग्लैमर, लाइव स्ट्रीम, इमेज कॉन्फिडेंस, लेकिन अंदर रियलिटी बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी होती है। एक दिन जब उसका भाई टेक अवे ले रहा होता है, वो उसे पहचान कर भी एक्नॉलेज नहीं करती। भाई उसे देखकर खुश होता है, लेकिन वेनिया शर्मिंदगी महसूस करती है। वो फौरन अपने पास खड़े लड़के को बीच में शील्ड बना लेती है, जैसे वो अपने ही भाई को हाइड करना चाहती हो। उसके अंदर बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन वो अपीयरेंस को इतनी इम्पोर्टेंस देती है कि नहीं चाहती उसकी रूममेट्स या दूसरे लोग जाने कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और फिर जब वेनिया अपना फोन खोलकर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने लगती है, अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर वही 19 फ्लोर गेम का काउंटडाउन पॉपअप हो जाता है और यहीं से ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय।